अशोक वानखेड़े जी, हम लोग बहुत लंबे समय बाद एक इतने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे जितने दर्शक हैं वो सब समझ रहे होंगे कि भारत की अर्थ स्थिति क्या है। और देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मारिस और डॉक्टर केतन, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने वोरा साहब के साथ आज बात करी। लेकिन अशोक जी, मेरा सवाल वही है कि जब डायलॉग आते थे कि जब नेताओं का चरित्र गिरता है तो रुपया गिरता है, तो अशोक जी, इस समय रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या नेताओं का चरित्र ज्यादा गिर रहा है इस देश में? देखिए संजय जी, गिरावट तो दोनों तरफ और बहुत ज्यादा है, लेकिन रुपया तो संभाल सकते हैं। रुपया को संभालने के 10 जगह है। नेताओं का कैरेक्टर जो गिर रहा है, नैतिकता जो गिर रही है, इसको रोकने का कोई पैमाना नहीं। मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन लोगों के बीच में घूमता हूं। जो लोगों के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैं देखता हूं, मैं आज सामने रखने का प्रयास करता हूं गुस्ताखी के साथ, क्योंकि सब बड़े विद्वान लोग हैं आज इसमें। तो मैं कोई स्टेटमेंट करने नहीं जा रहा हूं। मैं यथास्थिति जो है सामने जो मुझे दिखती है, जो लोगों से मैं बात करता हूं, उसका निचोड़ में सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक कहावत, अभी शुक्ला जी ने कहा कि ये पॉलिसी तुरंत बननी चाहिए, तो जाके कहीं इंपैक्ट होगा। दो बातें हैं। एक, जो आदमी सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं। जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे जगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जगा हुआ है लेकिन वो ढोंग कर रहा है, सोने का सोंग कर रहा है। वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार सोने का ढोंग कर रही है। अभी हमने कहा कि इन्फ्लेशन है, वो मानने को तैयार नहीं। हम ये कहते हैं कि बेरोजगारी है, वो मानने को तैयार नहीं। हम ये कहते हैं कि किसान परेशान है, वो मानने को तैयार नहीं। जब समस्याओं को आप मानने को तैयार ही नहीं है, तो समस्या देश में तो आप उस पर चद्दर डाल सकते हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब रुपए की कीमत की बात आती है, उसको रोक नहीं सकते आप। दूसरी एक बात है कि जब बांध में छोड़ा छेद हो जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। उस छेद को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन जब बड़े बड़े क्रैक आते हैं तो फिर कितनी भी ताकत लगाओ, उस बांध का टूटना तय है और बाढ़ का आना तय है। हमारे यहां आरबीआई लगातार पैसा झोंक रही है। अभी बताया कि करीब करीब $100 मिलियन का उनका एक बजट था कि $100 मिलियन तक हम फेंक सकते हैं, हम नहीं गिरने देंगे रुपया। आज से 3-4 महीने पहले ये बात होती थी आरबीआई में। उसके बाद में पैसा भी झोंका। वो पैसा भी जब नहीं रोक पाया डॉलर को, तो फिर आरबीआई के गवर्नर ने एक बैंक के फंक्शन में ये बोल दिया कि रूपी विल फाइंड इट्स ओन प्लेस, विल हैव टू वेट फॉर द लॉजिस्टिक टू हैपन। मतलब अपना रुपया अब अपनी अपनी तरह से अपनी जगह ढूंढ लेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, रुपए को ही करने देना है। मैं मॉरिस साहब की भी बात मानता हूं कि आप जितना रुपया बचाने जाओगे, बाढ़ में यदि एक आदमी बह रहा है और उसको बचाने के लिए 6 और कूद गए, तो थोड़ी देर के लिए तो आशा बनती है कि वो आदमी जीवित बचेगा। लेकिन एक के साथ 6 भी चले जाते हैं और फिर 7 लोगों की मृत्यु की खबर, डेड बॉडीज मिलती है। और हम उसी पैटर्न पे अब आ गए हैं, यदि सामान्य भाषा में कहूं तो। हमारे देश का पहले से जो गणित बिगड़ा है, वो इसलिए कि हम अपने आप को 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोलते हैं। ये हमारा टर्नओवर है। ये हमारा टर्नओवर इसलिए है कि हमारे पास 145-160 करोड़ की जनसंख्या है। लेकिन यदि इसमें प्रॉफिट ढूंढा जाए तो हम हमेशा लॉस में। किसी भी देश की इकोनॉमी बेहतरीन इकोनॉमी तब मानते हैं जब उसकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ उसके एक्सपोर्ट्स पे होती है। हमारा ट्रेड डिफिसिट कभी जीवन में प्लस में रहा ही नहीं। तो अभी आंकड़े दिए शुक्ला जी ने, यदि 2021 में हमारा घाटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का घाटा 11.71 अरब डॉलर था, वो 22 में बढ़कर 27.98, मतलब ऑलमोस्ट 28 अरब डॉलर हो गया है, दुगना हो गया है। ऑयल बिल बढ़ रहे हैं। ऑयल इंपोर्ट सबसे बड़ा एक बास्केट है जो हमको तकलीफ देता है। और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए सरकार कर क्या रही है, किस काउंट पे? अभी यूरोप में क्राइसिस थे फूड के, हमारे यहां से गेहूं के और बहुत सारा एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया था। सरकार इतनी मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेती है। सरकार ने रात में डिसीजन ले लिया कि हम अब गेहूं का और कोई आटे वाटे का कोई एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। ये भूल गए कि जो लोडेड व्हीकल्स थे, जो
कंटेनर लोड हो गए थे, वो 15 दिन तक पोर्ट में पड़े रहे, लोग डैमरेज भरते रहे और सरकार इस बात पे नहीं बोल पाई कि जो भर गए उनको तो जाने दीजिए या उनको वापस लाने हैं। आप जब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपके एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप एक साल के लिए इतना कमिट करते हो इस रेट में, एक रेट, और जब रेट आप तय करते हो तो उसमें डॉलर का फिक्सेशन होता है कि डॉलर का इतना ऊपर नीचे भी हो गया तो हम इस रेट में मानेंगे। वो सारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। कौन एक्सपोर्टर कल ताकत के साथ उतरेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं वर्तमान में सरकार डिसीजन क्या लेगी, कल आज किसी को मालूम। जीएसटी के बारे में हर 2 महीने बाद काउंसिल की मीटिंग होती है, किसी को मालूम नहीं है कि नया स्लैब क्या होगा। मेरी दुकान में जो माल पड़ा हुआ वो मैं लेके रखूं कि बेच दूं, वो किस स्लैब में जाएगा, इतना अनसर्टेनिटी है। और पता नहीं, मुझे जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मुझे लगता है इसका रूट कॉज क्या है। इसका रूट कॉज नोटबंदी से शुरू होता है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि नोटबंदी के बाद लोगों का बैंकिंग और सरकार पे से विश्वास उठ गया। अभी शुक्ला जी ने बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया कि अमेरिका में जब बाइडेन साहब ने इतना बड़ा पैकेज दिया, जब लोगों के हाथ में पैसा आया तो क्रय शक्ति बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्रय शक्ति बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो फिर फैक्ट्री में आउटपुट बढ़ता है, फिर लेबर ज्यादा लगता है, फिर एक पहिया घूम जाता है। हमारे देश में भी पैकेज गया, वो अंधे कुएं में डालो, आवाज ही नहीं आई। इन्फ्लेशन हुआ तो फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ना चाहिए ऑल ऑफ अ सडन, वहां रोजगार डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन शॉर्टेज की वजह से हो रहा है। एमएसएमई मरणासन्न स्थिति में है, क्योंकि एमएसएमई जिस मंत्री के अंडर था, वो मंत्री जब कुछ कर रहा था और एमएसएमई को समझ रहा था, और पूरा कोविड में जिस गडकरी ने एमएसएमई के लिए लड़के कोई पैकेज लिया और कुछ बात समझ रहा था, इतने में नारायण राणे को लाके दिया अंगूठा बहादुर अंगूठा छाप। उन्हें एमएसएमई का लॉन्ग फॉर्म पूछे तो नहीं बता पाएंगे। अब उनसे क्या लोग बात करेंगे, और वो क्या बात करेंगे, वो सेक्रेटरी के भरोसे है, सेक्रेटरी पीएमओ के भरोसे है, और पीएमओ झूठे आंकड़े के भरोसे है। अभी एक बेहतरीन, मतलब जो मैं लोगों से जो इंटरेक्शन होता है, कि एक मेरे एक मित्र थे एक्सपोर्टर, उन्हें एक रेमिटेंस करनी थी, उनकी रेमिटेंस जानी थी, वो परेशान, वो बैंक में बार बार मैसेज दे रहा है, उसका आदमी बैंक में बैठ रहा है, वो बोल रहा है कि अभी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जब उसने बहुत ज्यादा किया तो वो बैंक का आदमी उसको मिलने आया ऑफिस में, तब मैं वहां था। उसने कहा कि आशीष भाई हाथ जोड़ लिए, बस आज का दिन रुक जाइए। तो उसने बोला आज का दिन मतलब क्या है, कोई मुहूर्त निकालते हो क्या रेमिटेंस करने के लिए, जब मेरा पैसा पड़ा है रेमिट क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा आज रिपोर्टिंग फ्राइडे है, आज हमें पूरी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है डॉलर, उसका हिसाब देना होता है। तो यदि ये सारा रेमिटेंस एक दिन के लिए बढ़ जाएगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ठीक ठाक दिखेगा। मेरा दावा है फ्राइडे के रिपोर्टिंग के दिन जो आंकड़ा आता है, यदि आप सैटरडे को सुबह 10 बजे देखो तो आधा रहता है। ये आंकड़े की जगलरी करके यदि आप अपने आप को कहते हो कि हम प्रॉफिट में है और हम 3 ट्रिलियन है और हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, तो आप मूर्खता में जी रहे हो। अब आपने अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तो पैरामीटर्स कहां है। हम जब टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो बार बार बात हो रही है कि जीएसटी बढ़ रहा है। जीएसटी कोई जीएसटी प्राइसेस पे है। एक शर्ट बिकती है 100 रुपए की, उस पर 20 रुपए जीएसटी है, और वो शर्ट की कीमत 200 रुपए हो गई है, जीएसटी 40 रुपए मिल गया है। तो शर्ट तो एक ही बिका ना, 40 रुपए जीएसटी मिल गई आपको। आप बता रहे हो जीएसटी बढ़ गई, इसका मतलब इकोनॉमी बढ़ गई है। अरे कीमतें बढ़ गई है इसलिए जीएसटी बढ़ गया है, सुनने को कोई तैयार नहीं है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, हमारे यहां भी पैकेज गया तो लोग आज आज आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी से ज्यादा, नोटबंदी के पहले से ज्यादा कैश आज पब्लिक के हाथ में है। बट वेयर इज द कैश। मैं हमेशा कहता हूं कि शरीर में खून और इकोनॉमी में करेंसी, यदि ये घूमना बंद हो जाए तो मृत्यु पक्का है। आज लोग पैसे दबा के बैठे हैं। पहले जिसके पास 25 लाख रुपए घर में पड़े होते थे, उस कोई नया प्रॉपर्टी का कोई विज्ञापन आता था, वो बोलता था ऐसा है कि 5 फ्लैट में बुक कर रहा हूं 5-5 लाख में।
3 महीने बाद कीमत बढ़ेगी तो बेच दूंगा, मेरे घर में 25 पड़े किसी काम के नहीं, 3 महीने बाद 28-29 हो जाएंगे। आज उसे डर लगता है कि यदि मैंने 5 फ्लैट बूट किए कि इनकम टैक्स मेरे पास पहुंच जाएगी, मेरे पास ये वसूली लोग पहुंच जाएंगे। ऐसे कई लोग हैं यहाँ पे अब्जोपति उद्योगपति जो इंडिया से माइग्रेट हो गए हैं क्योंकि इनकम टैक्स और बाकी लोगों के परेशानी से। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कोई भी रेवड़ीज, फ्री रेवड़ीज, अभी सर ने बिल्कुल, शुक्ला जी ने बिल्कुल बढ़िया कहा, मतलब मैं सैल्यूट करता हूं, आप वहां बैठे और आपको इंडिया की एक एक बात इतनी अच्छी तरह से पता है। रेवड़ी बांटना किसको कहते हैं? रेवड़ी बांटना वो होता है कि रेवड़ी क्या होती है, आपको भूख लगी, आपको खाने को पूरी थाली नहीं मिल रही, आपने रेवड़ियां दे दी, थोड़ी देर के लिए भूख शम गई आपकी, फिर भूख लगेगी, फिर रेवड़ी दोगे। और एक होता है खाना देके उसकी भूख खत्म करो। मैं उदाहरण आपको तेलंगाना का दे रहा हूं। तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री 2.5 एकड़ वाले के लिए 6,000 रुपए साल में देते हैं, सम्मान निधि, वो भीख है। 6,000 रुपए आपने इकट्ठा भी दिए तो 2.5 एकड़ में वो जुताई भी नहीं कर सकता, बुआई भी नहीं कर सकता, फर्टिलाइजर भी नहीं ला सकता, वो 2.5 एकड़ में 6,000 रुपए में कुछ नहीं कर सकता। तेलंगाना में 5,000 रुपए पर एकड़ पर सीजन, मतलब साल में 10,000 रुपए। रब्बी में यदि आपके पास 2.5 एकड़ है तो आपको 12,500 रुपए मिलते। 12,500 रुपए में कम से कम खाद तो खरीदेगा, बुआई तो करेगा। आप उसको उतना पैसा दो जो उसका प्रोडक्टिविटी में उपयोग होगा। वो फ्री में पानी देता है, फ्री में बिजली देता है तेलंगाना में किसानों को, और सबसे युवा राज्य है, 8 साल में उसका जीडीपी 200% ऊपर गया। क्या ये रिप्लिका देश के ऊपर नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आपको मूर्ति बड़ी बनानी है, आपको मंदिर बनाना है। आप 4 चीते लेके आते हो, उस पर पूरा इवेंट बनता है। आप ये नहीं देखते कि आपका काम चीते लाना नहीं है। चीते आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री चीता ऊपर छोड़ के कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे देश पे। प्रधानमंत्री को घर बैठ के देखना चाहिए था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूं रुपये आज रुपया आज 80 रुपए 38 पैसे हो गया, ये रात को क्लोज होते होते फिर 80 रुपए पे ले आएंगे, चलो ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है रुपये की? यदि आरबीआई इंटरवेन नहीं कहे तो आज रुपये 90 रुपए का है डॉलर, और प्रैक्टिकलिटी में ये 100 रुपए जाएगा, क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। बीच में ओपेक को अमेरिका ने वैसे डंडा देके रखा है कि आप ऑयल प्राइसेस, ऑयल आउटपुट कम करिए। यदि 100 रुपए के बास्केट में आज 100 रुपए क्रूड है, ये $100 का क्रूड है पर बैरल, यदि ये 105 110 हो जाता तो हम बिगड़ जाते हैं। हम रशिया से सस्ता लाने की बात करते हैं लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं करता हम। और रशिया कब तक देगा? रशिया का जिस दिन मार्केट खुल जाएगा यूरोप का, उस दिन क्यों हमको सस्ता बेचेगा वो? कोई सगा नहीं होता इंटरनेशनल मार्केट। ये तमाम बातें हैं, आपको अपना इनपुट आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं 1 सेकंड लूंगा, आज मैं प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूं शुक्ला जी, कि मैं आज नागपुर में बैठा हूं। मैं जब सुबह एयरपोर्ट पे निकला तो एक सज्जन मुझे उड़ीसा से मिले। उसने कहा कि नमस्कार, आप अशोक वानखेड़े हैं? मैंने कहा हाँ सर। बोले मैं टीवी पे देखता हूँ। मैंने धन्यवाद। मैंने आप क्या करते हो? हम उड़ीसा से है, कालाहांडी से। मैंने कालाहांडी में क्या है? बोले हम राजस्थान के मारवाड़ी है, और कालाहांडी में ऐसे कई गांव के गांव, कस्बे की कस्बे है जहां सिर्फ मारवाड़ी है। मैंने आप लोग करते क्या हो? बोले हम राइस मिलर है। कितने राइस मिल है? बोले 4,000 राइस मिल है। अब 4,000 राइस मिल में उड़ीसा में ये प्रॉब्लम है, किसानों से सरकार ने चावल खरीद लिया, वो चावल राइस मिल को दे दिया प्रोसेसिंग के लिए, राइस मिल ने चावल प्रोसेस कर दिया। चावल जब राइस मिल के पास आता है तो राइस मिल उसका डिपॉजिट सिक्योरिटी करता है। यदि 1 करोड़ रुपए का मैं डिपॉजिट करता हूं तो मुझे 6 करोड़ का चावल मिलता है प्रोसेस के लिए। आज सारे मिलों के पास चावल पड़ा हुआ है, एफसीआई ने चावल लेने से मना किया। 4,000 मिल बंद है। उसमें से कई लोगों ने अपने मिल बंद करके, धंधा बंद करके दूसरे राज्य में जाके, आंध्र तेलंगाना में जाके, महाराष्ट्र में जाके नया व्यवसाय चालू किया। जब वो चले गए पीयूष गोयल के पास तो पीयूष गोयल ने कहा हमारे पास 3 साल का स्टॉक पड़ा है राइस का। उनने कहा ओडिशा गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के ऐसे झगड़े हैं जिसमें हम ओपन मार्केट में भी नहीं बेच सकते, इसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे गोडाउन में रखना है। आप खरीद भी नहीं रहे हो, हमारे गोडाउन में रखना है। अगला सीजन आएगा, उस एरिया में दो क्रॉप लिए जाते हैं राइस के, रबी और खरीफ के। पानी बहुत है, बिजली है, सब ठीक है। अब यहां गवर्नमेंट लैकुना नहीं है क्या? यहां सेंसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए?
क्या यह मॉनिटरिंग नहीं होना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत मॉनिटर करते हैं कि वहां कौन से आतंकवादी के कैंप चल रहे हैं, और ओडिशा में कब, वो नेपाल में कब भूकंप होता है, और किस जगह पे पानी कम हो गया तो पानी यहां से फ्लाइट से जाता है। क्या हम हमारे देश में नहीं कर सकते कि ये कमोडिटी यहां ज्यादा है, ये कमोडिटी यहां कम है? सब्जी का सबसे बड़ा, ये सब्जी और फ्रूट्स का सबसे बड़ा उत्पादक इस देश में, मिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट हमारे बढ़ा सकते? हमारा एपीड़ा क्या कर रहा है? एपीड़ा को क्यों नहीं सवाल पूछे जाते? ऐसे असंख्य सवाल है, क्योंकि हमारे यहां सिर्फ बोला जाता है, हम अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की कोई बात नहीं करते। सही इस बात है रुपए डॉक्टर की साहब। मन की भी तो बात करो, कभी रुपए हाँ, को भी तो पूछो कि तू कहां अशोक रहना जी, चाहता है।